यस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ PYQ किसके, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ या फिर विभिन्न आयोग में किस तरीके से किसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्हें हम डिस्कस किसके माध्यम से कर रहे हैं? पूर्वावलोकन, ये आपकी बेसिकली बुक है। तो इस बुक में सारा कंपाइल करके दिया रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 1990 से 2023 तक के क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। अभी यूपीपीएससी का जो इस साल क्वेश्चन जो है एग्जाम हुआ है उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आज हम जो है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक हमने पॉलिटी डिस्कस किया है एंड यूपी स्पेशल को डिस्कस किया है। तो पॉलिटी तो जो है वो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ सबके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, लेकिन जो आपका यूपी स्पेशल है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी से रिलेटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं जो हिस्ट्री डिस्कस करने जा रही हूँ ये भी आपका बेसिकली जो होगा ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो आपका यूपीएससी हो चाहे ये आपका यूपीपीएससी हो। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नोट्स देखते हैं 1 से 2 पेज का, और उसी पर बेस्ड जो भी विभिन्न आयोग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको देखते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, आरएएस हो या यूकेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, किसी भी आयोग में जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया होता है या आरओ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होंगे। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए बेसिकली जो हिस्ट्री है ना उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया, इट मीन्स आपका प्री हिस्टोरिक एज हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। अब प्री हिस्टोरिक एज है क्या? जिसमें मतलब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें जो है लिपि के साक्ष्य तो है लेकिन ये अपठ्य हैं, पढ़ने में जो है ये पढ़े नहीं जा सके हैं। और जो ऐतिहासिक काल है इसके लिखित विवरण जो है वो मौजूद हैं। आगे आते हैं प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता जो है और ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखना, जो प्रागैतिहासिक है उसमें हमें बेसिकली स्टोन एज के बारे में दिया हुआ है, और जब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो टाइम है वो आ जाता है। और जो हमारा ऐतिहासिक काल होगा उसमें तो आज की चीज़ें हो जाएंगी। इट मीन्स जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह की बात करते हैं, मॉडर्न मेटाइवल हिस्ट्री, ठीक है, मौर्यन एरा की बात करते हैं हम। तो इन सब एज में क्या है कि यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि अशोक के अभिलेख है बहुत सारे, उसी तरीके से गुप्ता में हम देखते हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जो जैसे कि शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। जो विदेशी यात्री आए हैं उनके विवरण से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा और आगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1863 में इसका अनुसंधान कार्य जो है वो शुरू होता है। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। देखो पाषाण काल का जो टाइम है वो बहुत लंबा चला था। ठीक है, मनुष्य जो आज हम मनुष्य इतना बन गए हैं ना, हमारे सोचने समझने की क्षमता इतनी बढ़ी है, तो इसमें बहुत टाइम लगा है। तो पाषाण काल में को भी 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और आपका नियोलिथिक जो है वो एरा जो है आपको देखने को मिलता है। उपकरण की भिन्नता के कारण पूरा पाषाण काल को भी तीन जो है पार्ट्स में बांटा गया है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जो था, लोग जो आदि मानव थे पत्थर को डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ करते थे, मतलब बिना नुकीला बनाए बड़े बड़े पत्थर का यूज़ करते थे अपने शिकार करने के लिए। लेकिन जब बाद में दूसरा काल आता है, पूर्व पाषाण काल के बाद जो मध्य पाषाण काल आता है, तो इसमें थोड़ा सा छोटे हथियार जो है वो बनाते हैं। उसके बाद जब उच्च पूरा पाषाण काल आता है तो उसमें और भी छोटे और नुकीले और धारदार हथियार पत्थर के बनाते हैं। तो रहते तो बेसिकली पत्थर के ही हैं लेकिन इनके आकार में जो है अंतर आ जाता है। तो क्या क्या आप देखते हो, पूरा पाषाण काल में आपको क्रोड, हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी मिलता है। मध्य पाषाण काल में फलक और उपकरण मिलता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल में खुरचनी उपकरण में ये थोड़ा सा धारदार हथियार होते हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी में चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो सबसे पहले जो पत्थर के
औजार है वो कहाँ पे मिलते हैं, तो ये हमें सोहन घाटी जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमदुरै और अतिरमपक्कम हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति, तो आप ध्यान रखना कि हैंड एक्स के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो तमिलनाडु जो चेन्नई है, चेन्नई के पास में बदमदुरै है और अतिरमपक्कम यहाँ से मिले हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। क्या थे ये? भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त हुआ। तो पहला हैंड एक्स कहाँ से मिला, तो तमिलनाडु के चेन्नई के पास में पल्लवरम नाम का एक जगह है, वहाँ से मिलता है। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण जो है वो खोज निकाले थे। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। कब? 1935 में। किसने किया? डी टेरा और ये येल कैम्ब्रिज का जो है वो अभियान था। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के KGR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान कार्य जो है वो किया गया। ठीक है। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल मिलते हैं। कहाँ पर? ये जो इलाहाबाद के ये लोग बेलन घाटी में करते हैं अनुसंधान कार्य, यहाँ 44 पुरा स्थल मिलते हैं। और उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिलती है। यहाँ पर मातृ देवी की भी एक प्रतिमा मिलती है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पर? अगर आप कौशाम्बी संग्रहालय में जाओगे तो वहाँ पर ये आपको मातृ देवी की जो है प्रतिमा देखने को मिलती है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है और फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी इसको कहते हैं। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। किस पत्थर से? क्वार्टजाइट के पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृत था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे तथा उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस ये खाते थे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरा पाषाण काल में जो पहला वाला एरा है, पहला वाले टाइम पर जो फर्स्ट पार्ट था। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था और इस युग में मानव को न तो पशुपालन का ज्ञान था और न ही कृषि का ज्ञान था। तो पूरा पाषाण काल में क्या मानव को कृषि और पशुपालन का ज्ञान था? नहीं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैम्पबेल ने क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र पेंटिंग खोज निकाले। तो कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र में। कौन निकाला था, खोजा था? आर्कीबाल्ड कैम्पबेल ने। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट सूक्ष्म औजार जो है सूक्ष्म पाषाण तथा पत्थर के बहुत छोटे औजार यहाँ पर मिलते हैं। और भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। तो मानव युग के जो अस्थिपंजर मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल के टाइम के मिलते हैं। गुजरात स्थित लंगनाज, कौन? लंगनाज। आपसे पूछा सकता है कि ये बताओ जो मध्य पाषाण काल रिलेटेड स्थल है लंगनाज, वो किस राज्य से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपका गुजरात से संबंधित हो जाएगा। आगे आते हैं, मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पुरा पुषाण जो है पाषाण कालों के उपकरण, अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। GR शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जो झील क्षेत्र, ये क्या है? झील क्षेत्र बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए हैं। जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनाहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण जो है वो पाए जाने का उल्लेख मिलता है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती जिलों में कुल 41 कितने 41 मानव समाधान जो है वो प्राप्त होते हैं। इन समाधानों में 5 समाधान जो है वो युग्म में है, यानी कि कपल में थे, जोड़े में थे। और एक समाधान 3 मानव कंकाल, एक समाधान में कितने कंकाल थे? 3 कंकाल थे। तो इस तरीके से कुल 48 मानव कंकाल यहाँ पर प्राप्त होती हैं। सरायनाहर राय से ऐसी समाधि मिली है कि इसमें 4
मानव एक साथ दफनाए गए हैं। कहाँ से ऐसा मिला है? सराय नाहर से ऐसा मिलता है कि 4 लोग एक जगह पर एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित हैं और कब्रें जो है वो छिछली और मंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लिखैया, कहाँ पर? लिखैया, जो कि कहाँ पर है? विंध्य क्षेत्र पे है। शिलाश्रय संख्या के 1 से मध्य पाषाण कालिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कितने? 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। इनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं, अधिकांशतः जो है वो छत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय, ठीक है, अमेरिका में एक ओरेगन जो है विश्वविद्यालय है, उनके के जॉन आर लुकास के अनुसार, इनकी जो टीम थी उसमें एक मेंबर है, उनके अनुसार क्या है कि लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली। इन्होंने क्या बताया कि लिखैया में 27 मानव स्थल जो है वो मिलते हैं। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ और पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, कहाँ पर है आदमगढ़? नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। और मध्य पाषाण काल के जो मानव हैं, ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका का प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है वो श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये मध्य पाषाण काल में जो है जो इस गुफा जो भीमबेटका है ना, बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है। इसमें इनकी पेंटिंग की जो है चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि का आरंभ हुआ और नवीनतम खोजों के, ठीक है, ध्यान देना, नवपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि का आरंभ होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कृषि का आरंभ कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कहाँ पर, सबसे पहले कहाँ पर मिला? तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव में प्राप्त हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर जिला है वहाँ पर लहुरा देव एक स्थान है, वहाँ से मिलता है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो मेहरगढ़, कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ध्यान देना, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लहुरा देव संत कबीर नगर का इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गेहूं के साथ। जबकि प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कोली डेहवा, कहाँ पर है? ये प्रयागराज के बेलन घाटी में है, यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व की चावल की भूसी के भी साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। चीन के, अब थोड़ा सा चीन के बारे में भी जान लो, चीन में भी ऐसा कुछ मिलता है। चीन के यांगची नदी घाटी के क्षेत्रफल में 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। और मक्का जो है ये 6000 ईसा पूर्व प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में जो है वो खुदाई से प्राप्त होता है, वहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा ये बताओ, ये पता कैसे चलता है कि ये 7000 ईसा पूर्व है, 6000 ईसा पूर्व का है? तो ये आपने ना कार्बन डेंटिंग के बारे में पढ़ा होगा। कार्बन डेंटिंग के ये जो है केमिस्ट्री में बेसिकली है, तो इससे जो है एज निर्धारण का काम जो है वो होता है। चलिए आइए आगे चलते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए ये बताओ कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल कहाँ पर मिलता है, तो ये इट मीन्स कि अपने इंडिया में ही बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने? डी टेरा एवं पीटरसन ने कब की थी? 1935। गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालिक स्थित है। गुफ कराल, आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि जो गुफ कराल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये कौन से काल से संबंधित है? क्या ये मध्य पाषाण काल से है संबंधित? क्या पूरा पाषाण काल से संबंधित है? क्या नवपाषाण से? तो नवपाषाण कालिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिला में स्थित है। ध्यान देना, चिरांद कहाँ पे है? बिहार के सारण जिले में है। यहाँ से नवपाषाण कालिक अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले जो है वो मिलते हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालन समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो नवपाषाण काल में ही कृषि जो है वो होता है, कृषि की भी खोज होती है और उसी के साथ में किसकी खोज होती है, आपके आग की भी खोज होती है। आगे आती है धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कौन से अगर पूछा जाए ये बताओ कौन से धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ, तो तांबा का। इस चरण में पत्थर के तांबे एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति यानी कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाण कालिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। आगे आते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है और ये अहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना एवं गिलुंद, ठीक है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में, बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आगे आते हैं, अहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है। ठीक है, ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि जो ये ताम्बवती है किससे संबंधित है, तो अहाड़ से। अहाड़ कहाँ पर है, तो ये आपके राजस्थान वाले एरिया में है। गिलुंद बालाथल ओजियाना में घरों की चारदीवारी से घिरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं पक्की ईंटें भी मिलती हैं और गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईस्वी तक मानी जाती है। ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों से भिन्न है क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले कलर के मृदभांड जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर स्लेब के ऊसर सफ़ेद रंग से चित्रकारी, देखो मृदभांड से भी हम एजेस का पता लगाते हैं कि कौन से एरा का है ये चीज़ें, ठीक है। सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली प्रमुख स्थल है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालिक स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित। आपसे पूछा सकता है ये बताओ कि जो नौदा टोली है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये एमपी से संबंधित है, ठीक है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति आरेख जो है वो उत्कीर्ण है। आगे आते हैं, कायदा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ जो है वो समकालीन है। इसके मृदभांड में कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियाँ मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं और मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ जो मालवा संस्कृति है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये मृदभांडों की उत्कृष्ट, यानी यहाँ के जो मृदभांड थे वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के थे। मध्य प्रदेश कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोवे, नेवासा और दैमाबाद हैं, ठीक है। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश ये है आपका, और नासिक जिला, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। अच्छा ये पूछा जाए ये बताओ जो दैमाबाद है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये प्रवरा नदी के किनारे है। नेवासा जोरवे संस्कृति के पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पटसन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, नेवासा से। टूटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र के ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के जो है नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्र पाषाण व्यवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था यानी 1300 से 1000 ईस्वी पूर्व में 5 कमरों वाली एक मकान मिला है जिसमें जो है 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें जो हैं वो पाई गई हैं। यही बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते हैं जबकि सरदार जो होते हैं वो प्रायः कहाँ रहते थे, वो केंद्र स्थल पर रहते थे। मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक था। यहाँ से अन्नागार भी मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडु राजा ढिबिर और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। तो ध्यान रखना जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है ना, ये वेस्ट बंगाल तक भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई वे हैं बिहार में सिनवार, ठीक है, सिनवार कहाँ पे है, बिहार में।
सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी, ठीक है, वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरी जो है वो बनाते थे। आगे आते हैं हम, बहुत कम ही अब थोड़ा सा रह गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते हैं। वे गाय ये सब जो हैं पशु जो है वो चराते थे, के शिकार करते थे, मुख्य गेहूं अनाज जो था वो गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरा भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग जो थे वो शिल्पकर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे। याद रखना, आपसे पूछा सकता है, ये बताओ जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे क्या वो शिल्पकर्म में जो है वो अच्छे थे या खराब थे? तो दक्ष थे। याद रखना, अच्छे थे। पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेलाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे पत्थरों के मन की गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी बनाने वाले, ये सारे कारीगर जो है वो दिखाई देते हैं। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की ऋषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि ऋषभ सांड जो है वो धार्मिक पंथ का प्रतीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, महाराष्ट्र की चंदौली निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में जो है तांबे के मनकों का हार पहनाया गया हुआ है, दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान्य तौर के बर्तन मात्र हैं। तो ये मतलब कुछ लोग रिच रहते होंगे ज़्यादा और कुछ कम रिच रहते होंगे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में है। आगे आते हैं, महाराष्ट्र के मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। किधर? उत्तर दक्षिण की। अगर कोई मर जाता था तो उसको उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, पूर्व पश्चिम की दिशा में, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम। ध्यान देना, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर उत्तर दक्षिण, लेकिन जो दक्षिण भारत था वहाँ पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडल बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान जो है वो किया जाता था। आगे आते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 424 तांबे के औजार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट मिलते हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ जो है वो पाई गई हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसके बाद दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति के अधिक प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, इसको देख सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 1861 में अलेक्जेंडर करमिंघम जो थे, इनको पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन ने के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि जो कर्जन के समय में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था, उसके जो पहले महानिदेशक थे वो कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार जो है वो ग्रहण किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। अब देखो यहाँ पर बस इतने ही टॉपिक से आपको करीब 45 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? तो अभी हमने पहले ही देखा था, क्या थे? ये पुरातत्वविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो ये देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ए और बी दोनों हो जाएगा। बेसिकली ये ऐसे दे देते हैं, दो ऑप्शन सही कर देते हैं। फिर कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, लुबाक ने किया था, टेलर ने किया था, चाइल्ड, तो थॉमसन ने इसको किया था। आगे आ जाते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल मध्य में, तो उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो अभी हमने देखा था कि मध्य से जो है वो पशुपालन का प्रारंभ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली जो है कृषि जो है वो नवपाषाण काल में, लेकिन पशुपालन का प्रारंभ हमें मध्य पाषाण काल से ही मिलने लग जाता है। इवन उतने अच्छे कोटि का नहीं होता था पशुपालन, लेकिन फिर भी मध्य पाषाण कालिक पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये आपके आदमगढ़ में मिले हैं। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा भी हो जाएगा और सराय नाहर राय भी हो जाएगा। तो सी और डी दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। ये बताओ, जो ये है आपका महदहा, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं हम, और हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो ये आपका ए सरायनाहर और महदहा दोनों ही हो जाएगा, यानी ए और बी सही है। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, देख रहे हो इधर से, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें लगाना है। तो देखो पैसरा, लिखैया, बिरभानपुर, महदहा, तो अगर आप इसमें देखो तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महदहा जो है ये आपका यानी कि प्रतापगढ़ में हो गया,
प्रतापगढ़, और उसके बाद लिखैया। लिखैया आपका कहाँ हो जाएगा, विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, ठीक है। तो पहले 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर पैसरा आ जाएगा, फिर बिरभानपुर आ जाएगा। तो इसको आप देख सकते हो, देख लो, जो मधा ये प्रतापगढ़ हो गया, लिखैया मिर्जापुर हो गया, पैसरा जो है वो बिहार हो गया, और बिरभानपुर जो है वो पश्चिम। तो पश्चिम बंगाल सबसे पूर्व में हो जाएगा, और सबसे पश्चिम की बात करेंगे तो प्रतापगढ़ वाला रीजन जो है वो देखने को मिलेगा। एक ही कब्र से 3 कंकाल निकाले गए हैं, कहाँ से? तो अभी हमने देखा था दमदमा से जो है एक ही शव से 3 कंकाल जो है वो प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी, तो खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो नवपाषाण काल से शुरू हुई थी, लेकिन जो पशुपालन के साक्ष्य में मिलने लग जाते हैं वो मध्य पाषाण काल से। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो नर्मदा घाटी में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। प्रथम जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म फिर से आपका वही है, यानी नर्मदा घाटी में जो है मिल जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था? तो जौ था। अब जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले थे वो अभी आपने रिसेंट में पढ़ा ही है, आप चाहो तो एक बार और भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका बी हो जाएगा, यानी लहुरादेव। लहुरादेव कहाँ पे है? यूपी के संत कबीर नगर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण जो है वो मिलते हैं? तो आपका मेहरगढ़ देख रहे हो, इसी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, डी आपका मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। तो 18वें का देख सकते हो। अच्छा, इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल। 19 में आ जाते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो आपका वही मेहरगढ़ फिर से आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, और ये है निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन की, ये फिर से आ गया क्या? रिपीट हुआ है क्या? नहीं, ये क्वेश्चंस कई बार ये लोग रिपीट किए हैं, देख रहे हो। अगर आपको ये चीज़ें पता है ना तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं? औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो आपका बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। अभी हमने वहाँ पर देखा था, ठीक है। पशुपालन यहाँ पर आप देख सकते हो, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले स्थित बागौर में मिलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो अभी हमने बोला था ताम्रपाषाण युग को क्या बोलते हैं? चालकोलिथिक। कैलकोलिथिक कहीं कहीं पे आपको चालकोलिथिक बोल देते हैं, ठीक है, बट कैलकोलिथिक आई थिंक द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन या राइट प्रोनाउंसिएशन। आहड़ सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं और सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, सही है। मतलब 1, 3 और 4, 1, 3, 4 देख लो कहाँ पर है। ये पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बी हो जाएगा आपका मेहरगढ़ फिर से। नौदा टोली उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली जो है वो HD संकालिया ने किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो जो नौदा टोली है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो ये मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। आगे चलते हैं हम, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगन कल्लू से है, और संगन कल्लू कहाँ पर आपको मिलता है? ये आपको कर्नाटक वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि ये गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और इसको यूनेस्को में लिस्टेड किया गया है। निम्न में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वही आपका भीमबेटका
भीमबेटका, ठीक है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान देना यहाँ पर जिला पूछ लिया है, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेस का नाम, तो ये अब्दुल्लागंज, ये सारे के सारे एमपी में हैं, लेकिन अब्दुल्लागंज रायसेन, ये देखो बेसिकली एमपीपीएससी में पूछा गया है, एमपीपीएससी में ऐसा पूछा सकता है। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो घघरिया भीमबेटका, तो भीमबेटका ही हो जाएगा। 31 के बाद आ जाते हैं 32 में निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व का खोजा, तो सी VS वाकड़कर, ठीक है। नेक्स्ट है भीमबेटका को किसने खोजा, तो फिर से VS वाकड़कर, यही आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड पात्र OCP यानी कि ऑखर कलर्ड पॉटर जो है का नामकरण हुआ, तो ये ए हो जाएगा, हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। नेक्स्ट आते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्रश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, हाँ बिल्कुल यही सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर ही दफनाते थे, तो 35 का ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 36 में निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते, देखो ये अभी याद आ रहा होगा आपको, जम्मू कश्मीर का जो बुर्ज होम था वहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाया गया, तो फिर से वही आ गया आपका बुर्ज होम। नेक्स्ट है गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ए आपका फिर से गर्तावास जो है वो बुर्ज होम में मिलता है। नेक्स्ट अब देख लो कौन सा कह रहा है, सही सुमेलित है। बुर्ज होम कह रहा है सैलकृत देवमंदिर, ये तो गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, यानी कि 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। पहला काट दो, पहला जो है वो काट दो, तो 2 और 3 यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हो, IAS 2021 में, अभी 2021 में पूछा गया है, लेटेस्ट है, मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल जो है वो मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो लिखैया, और लिखैया कहाँ है, विंध्य क्षेत्र में है, विंध्य क्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और ये आप देख सकते हो कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बहुत थोड़ा क्वेश्चन बचा है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यानी संस्कृति का जो है संलग्न कार्यालय है। ये झारखंड पीसेस में पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर बना है, तो ये आपका सी भोपाल में बना है। नेक्स्ट आता है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। तो ये हो गए आपके टोटल 45 क्वेश्चन। इसके बारे में आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, यानी कि सैंथव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। तो होप सो आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।